गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो को बना रहा था, हमारा टाइटल था नोटरी वकील के विरुद्ध अपराध का संज्ञान किस कोर्ट में किया जा सकता है। क्या नोटरी वकील के विरुद्ध अपराध का संज्ञान किया जा सकता है। तो वीडियो बनाने के दौरान ही लाइट चली गई और इस वजह से मुझे वीडियो को बीच में बंद करना पड़ा। इसलिए मैं उस वीडियो का पार्ट 2 ये बना रहा हूँ ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। उसमें शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटरी एडवोकेट के विरुद्ध रोक लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक कि धारा 13 नोटरी एक्ट 1952 में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं किया जाए। तो उसी प्रकार से एक उच्च न्यायालय का फैसला मेरे द्वारा बताया गया था पिछले वीडियो में, उसी का निरंतर 2 वीडियो है। क्योंकि ओबीएस स्टूडियो में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि उसमें एडिट करके दोनों वीडियो को साथ जोड़ा जा सके। और इसी वजह से लाइट जाने से एकदम से अंधेरा हो गया और आखिरी आखिरी में मुझे वीडियो फिर बंद करना पड़ा। तो इसलिए सर आपके लिए मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको जो बाकी की बची हुई जानकारी है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो सर देखिए अब आप आगे की जानकारी। तो आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं सर। मैं इसमें कुछ पिछले वीडियो का संक्षिप्त में शॉर्ट में पढ़ के बता दूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया। नोटरी वकील के विरुद्ध अपराध का संज्ञान किस कोर्ट द्वारा लिया जाएगा। विच कोर्ट विल टेक कॉन्जिजेंस ऑफ द क्राइम अगेंस्ट अ नोटरी लायर। सर्वोच्च न्यायालय का उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर सीधे लागू होगा क्योंकि नोटरी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेने पर कानूनी रोक है जब तक कि अधिनियम की धारा 13 की आवश्यकताओं को पूरा न किया जाए। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की गई थी। इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में गुजरात उच्च न्यायालय के बारे में बताया है और एक कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला है। ये दोनों फैसलों का पीडीएफ बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। एक शार्ट में मैं बता देता हूं कि इसमें ये रमणीक भाई वल्लभ भाई सोजित्रा बनाम गुजरात राज्य, इसमें प्रतिवादी क्रमांक 2 ने ये आरोप लगाए थे कि उनके पिता मंजी भाई की प्रॉपर्टी में अवैध रूप से फर्जी तरीके से उत्तराधिकारी बनाकर नोटरी वकील श्री रमणीक भाई के द्वारा एक अतिरिक्त उत्तराधिकारी को जोड़ा गया, फर्जी आवेदन तैयार किया गया, झूठे हलफनामे तैयार किए गए और राजस्व न्यायालय में एक अतिरिक्त गोमती बेन नामक व्यक्ति का नाम दर्ज करवाया गया जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई, जिसपे धारा 120 बी, 420, 465, 467, 468, 471 और 114 भारतीय दंड संहिता के तहत परिवाद पत्र मुकदमा पुलिस के द्वारा पंजीबद्ध किया गया। तो इसमें जो ये तो तथ्य हो गए सर, उसका शॉर्ट में निष्कर्ष ये दिया गया था। एक बार मैं शॉर्ट में निष्कर्ष आपको पढ़ के बता देता हूँ। उपयुक्त कारणों से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलेटा के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 865/2014 को वर्तमान आवेदक के विरुद्ध इस आधार पर निरस्त किया जाता है कि वर्तमान आवेदक एक पंजीकृत सार्वजनिक नोटरी है, पब्लिक ऑफिसर है और नोटरी अधिनियम की धारा 13 के तहत विचाराधीन प्रक्रिया का पालन किए बिना वर्तमान आवेदक के विरुद्ध संज्ञान नहीं लिया जा सकता। हालांकि स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान आवेदक के विरुद्ध शिकायत को निरस्त करने से प्रतिवादियों को अधिनियम की धारा 13 के तहत उचित कदम उठाने से नहीं रोका जाएगा। यदि ऐसा उचित समझा जाए तो कानून के अनुसार नियम को उपयुक्त सीमा तक निरपेक्ष बनाया जाता है। इस न्यायालय के मामले के गुण दोषों पर अन्यथा कोई राय नहीं दी गई। तो इस प्रकार से नोटरी एडवोकेट के विरुद्ध जो मामला पंजीबद्ध किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया। ये मैंने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल के साथ इसमें जानकारी दी है, आप शुरू से मेरा वीडियो देखें। क्योंकि एक अचानक से लाइट चली गई और स्क्रीन पर अंधेरा हो गया और मुझे ऐसी कोई प्रोसीजर की जानकारी भी नहीं है कि ओबीएस में एडिट करके कोई वीडियो जोड़ा जा सकता है। हालांकि मैंने कोशिश की है लेकिन मुझको फंक्शन मिला नहीं सर। अब चूंकि मुझे तो वीडियो अपलोड करना था इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बना लिया और पार्ट 1 जो है मेरा वो दूसरा वीडियो है, वो आप दोनों वीडियो को मिलाकर साथ में देखें तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अब इसमें तो ये सर जो मैंने आपको बताया था गुजरात उच्च न्यायालय का फैसला है 2002 का। अब मैं आपको अगले जजमेंट के बारे में बता देता हूं। यह है कर्नाटक राज्य का नोटरी अधिनियम की धारा 13।
नोटरी वकील द्वारा किए गए अपराधों का संज्ञान नहीं ले सकते। चार्जशीट दाखिल करने और संज्ञान लेने के लिए केंद्र आविक राज्य की अनुमति आवश्यक, कर्नाटक हाई कोर्ट। इसमें भी वही बताया गया है। केस का शीर्षक है प्रवीण कुमार अदपणी एंड अन्य बनाम कर्नाटक राज्य। केस नंबर है आपराधिक याचिका 888/2018। इसमें कुछ जो उन्होंने निष्कर्ष दिए फैक्ट, इसमें भी 8 पन्ने का जजमेंट है सर। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दूंगा। इसको मैं पढ़ के बता देता हूं आपको शॉर्ट में, जिससे आपको आसानी समझ में आ जाए। बेशक याचिकाकर्ता को केंद्र सरकार का नोटरी कहा जाता है। ऐसा होने पर नोटरी अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इस याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने और संज्ञान लेने से पहले मंजूरी आवश्यक है, धारा 13 के तहत नोटरी एक्ट 1952 की। लेकिन जांच अधिकारी द्वारा चार्जशीट के साथ प्राप्त करने के लिए ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी और चार्जशीट में मंजूरी प्राप्त करने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। मतलब डायरेक्ट ही पेश कर दिया, कोई अनुमति नहीं ली, जबकि कानून में अनुमति आवश्यक है। क्योंकि आगे पढ़ देता हूं, फिर आपको बता दूंगा मैं। ऐसे में इन याचिकाकर्ता आरोपी संख्या 8 और 10 के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने वाले मामले को रद्द करने की आवश्यकता है। ये इसमें बताया गया है कि बगैर अनुमति के इस प्रकार से अगर वो लिया जाता है संज्ञान, तो वो प्रचलन योग्य नहीं है। और कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा भी और गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा भी इस प्रकार के जो मामले विधि विरुद्ध तरीके से नोटरी एडवोकेट के खिलाफ पंजीबद्ध किए गए थे, उन्हें निरस्त किया गया है। अब मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कर्नाटक हाई कोर्ट का मामला है। मैं इसकी आपराधिक संख्या पढ़ के बता देता हूं एक बार और आपको। इन द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक एट बेंगलुरु, डेट 11 अप्रैल 2022, बिफोर हॉनेबल जस्टिस मिस्टर के नटराजन, क्रिमिनल पिटीशन 888/2018, श्री प्रवीण कुमार अपड्याट विरुद्ध श्री ईश्वर पोजारे। ये उधर के कुछ नाम है सर, कर्नाटक के, जो जबान पे एकदम से आ नहीं पाते हैं, अटपटे नाम है, अटपड्डया, ये मतलब इस प्रकार से। तो उच्चारण में कुछ अगर मेरे से गलती होती है तो आप उसको समझ लें, क्योंकि ये प्रिंटेड है, लिखा हुआ है। ये सर फैसला है पूरा, और ये 8 पन्ने का फैसला है। इसको मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद सर ये दूसरा है मामला जो मैंने आपको पढ़ के अभी बताया था, रमनिक भाई वल्लभ भाई सोजित्रा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ऑन 9 नवंबर 2022। ये तो सर लेटेस्ट ही फैसला। इसकी पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। इन द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट अहमदाबाद, क्रिमिनल MTSC एप्लीकेशन नंबर 6079 ऑफ 2016, और 2022 में इसमें डिसीजन दिया गया था। ऑर्डर डेट है 9/11/2022। ये पूरा ऑर्डर है सर। इसको भी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से PDF ले सकते हैं। अब इसके बाद चूंकि बात हमारी चल रही है नोटरी से रिलेटेड ही, तो जो भी जानकारी अवेलेबल है मैं आपके नॉलेज के लिए शेयर कर देता हूं, ताकि इससे आपका भी नॉलेज बढ़े और मेरा भी नॉलेज बढ़े। ये जो आप देख रहे हैं कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक मध्य प्रदेश का है, ये क्रमांक 4075, और ये समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक मध्य प्रदेश को दिया गया। मतलब रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, इन लेटरों के जरिए इन दोनों को निर्देशित किया गया है कि आप नोटरी एडवोकेट के दफ्तर की समय समय पर जांच करें। अगर उनके विरुद्ध स्टाम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट शुल्क की चोरी का कुछ मामला पाया जाता है, उसकी भी आप जांच करें, क्योंकि गवर्नमेंट का सर मेन टारगेट रहता है कि उनके स्टाम्प शुल्क की चोरी ना हो। कोई भी नोटरी एडवोकेट कम टिकट लगाकर नोटरी ना करे, विधि विरुद्ध तरीके से नोटरी ना करे। जैसा कि ये स्पष्ट प्रावधान बता दिए गए हैं कि कोई भी नोटरी एडवोकेट विवाह और विवाह विच्छेद से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नहीं करेगा। बिल्कुल क्लियर बता दिया गया। इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो है, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। दूसरा, वे दस्तावेज जो नोटरी रजिस्ट्रेशन अधिनियम रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 के तहत जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, उनकी नोटरी नहीं की जाएगी।
जैसे टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स और नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स, ये धारा 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में बताया गया है। टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में वसीयत आ जाती है और वसीयत को छोड़कर सभी डॉक्यूमेंट्स नॉन टेस्टेमेंट्री डॉक्यूमेंट्स में माने जाते हैं। उसमें सेल डीड भी आ जाती है, तो सेल डीड की नोटरी नहीं की जाएगी। कई बार भोले भाले सीधे साधे लोग, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी हो, उस नोटरी किए हुए दस्तावेज को ही रजिस्ट्री मानकर अपने पास रख लेते हैं और सालों साल अपने पास रखे रखते हैं। और जब सालों बाद या तो विक्रेता मर जाता है या कोई विवाद पैदा हो जाता है और जब वो नामांतरण करने जाते हैं तो उससे उनका नामांतरण नहीं होता और उन्हें तब मालूम पड़ता है कि ये नोटरीकृत दस्तावेज है, इससे हमें मालकाना हक नहीं मिला। नोटरीकृत दस्तावेजों से मालकाना हक प्राप्त नहीं होता है सर, रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से ही मालकाना हक प्राप्त होता है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रार ऑफिस में निष्पादित की जाती है। तो इस प्रकार से कुछ गैरकानूनी कार्य घोषित कर दिए गए हैं हाई कोर्ट के द्वारा भी, सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा। तो उनका भी सभी एडवोकेट्स गण को ध्यान रखना है ताकि उनको अपने करियर में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये एक नई स्थिति आई थी 2014 का है। ये जो भी आदेश है मैं इसमें पढ़ के बता देता हूँ कि ये दिया गया था। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक मध्य प्रदेश की ओर से समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक / जिला पंजीयक मध्य प्रदेश। इसमें लिख रहे हैं नोटरी कार्यालयों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाए जाकर निरीक्षण करने बाबत। विषय प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक लिखा हुआ इसमें और उसकी कॉपी संलग्न कर निर्देशित अनुसार अपने जिले के समस्त नोटरी कार्यालयों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाकर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। आपके द्वारा की गई कार्रवाई से इस कार्रवाई को शीघ्र अवगत कराएं। महानिरीक्षक पंजीयक मध्य प्रदेश, भोपाल, दिनांक सितंबर 2014। और प्रतिलिपि है समस्त उप महानिरीक्षक पंजीयन मध्य प्रदेश की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु। मतलब इससे ये निर्देशित किया गया था कि समयबद्ध तरीके से कार्यक्रम बनाया जाकर उनकी जांच की जाए। समस्त नोटरी कार्यालयों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाकर जांच निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करें। दूसरा लेटर है सर इसमें, यह मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का ये समस्त कलेक्टरों को दिया गया था और समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश, इसमें विषय में लिखा था नोटरी कार्यालयों का समयबद्ध कार्यक्रम बनाए जाकर निरीक्षण कराए जाने बाबत। इसमें भी ये जिम्मेदारी इनको सौंप दी गई थी। और ये भी जो लिखा था मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग, ये 30 अगस्त 2014 का है। चूंकि ये चीज मेरे नॉलेज में आई इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वर्तमान में इसके बारे में क्या कंडीशन है या क्या अपडेट है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये 2014 के कुछ कानून मेरे हाथ में आए थे, इसलिए बतौर अवेयरनेस, बतौर अलर्टनेस और बतौर नॉलेज के मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। मेरा मकसद बताने का यही है कि नोटिस से रिलेटेड समस्त गतिविधि, कार्रवाई क्या क्या हो सकती है आने वाले समय में या वर्तमान में, उससे मैं आपको अवगत करा सकूं। उसके बाद सर ये नोटरी के कार्यालयों का निरीक्षण हेतु टीप का प्रारूप भी दिया था कि जब आप नोटरी के कार्यालयों का निरीक्षण करने के लिए जाएं तो क्या करेंगे मौके पे जाके, तो उसका प्रारूप भी बनाया गया है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। नंबर 1 में निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम व पदनाम, जो भी निरीक्षणकर्ता अधिकारी रहेगा, नोटरी का नाम तथा लाइसेंस क्रमांक, निरीक्षण दिनांक, अवधि जिसका निरीक्षण किया गया, क्या नोटरी द्वारा अंतरण संबंधी न्यून स्टाम्पित दस्तावेजों को प्रमाणित किया जा रहा है, यदि हाँ तो संभावित राजस्व हानि का उल्लेख करते हुए विस्तृत विवरण दिया जाए। मतलब नोटरी एडवोकेट क्या टिकटों की चोरी कर रहे हैं, क्या नोटरी वकील साहब गैर कानूनी तरीके से जहां 50 रुपए की टिकट लगानी चाहिए थी वहां 2 रुपए की टिकट लगा रहे हैं, या 10 रुपए की टिकट लगा रहे हैं, या 2 टिकट लगा रहे हैं। ऐसा भी मैंने बहुत सुना है कोर्ट के अंदर भी कि वो 2 टिकट वाले वकील साहब के पास चले जाओ, 2 टिकट वाले जो वकील साहब हैं वहां आपका काम सस्ते में हो जाएगा। 100 रुपए की बजाय, 90 रुपए की बजाय 50 रुपए में आपका शपथ पत्र हो जाएगा, क्योंकि दो टिकट वाले वकील साहब हैं, वो 2 टिकट लगाएंगे 10 रुपए की, 40 रुपए उन्होंने बचा लिए। अब वो 40 रुपए उन्होंने बचा लिए और 10 रुपए की टिकट में इस प्रकार से गवर्नमेंट की चोरी कर ली उन्होंने। अब इसका पूरे बार पे असर पड़ता है कि पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में, पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि वो 2 टिकट वाले नोटरी वकील साहब 40 रुपए में नोटरी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आम पब्लिक को क्या लेने देना, क्योंकि जिस दफ्तर में वो शपथ पत्र को पेश करेंगे
वो भी उसको लेने से इनकार नहीं कर रहे हैं, वो भी ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो जब कोई दूसरा नोटरी वकील साहब उनको बताता है कि भाई ये गैर कानूनी है और आपका जो है कि इसमें काम बिगड़ेगा, तो वो उस बात को नहीं मान रहा है। क्यों? क्योंकि जिस दफ्तर में पेश किया जा रहा है वो दफ्तर तो उसको बिल्कुल सहर्ष स्वीकार करके उनका काम कर रहा है। तो वो जो नोटरी वकील कहते हैं उनको वो ये समझते हैं कि ये तो हमारे सामने फालतू बात कर रहे हैं, हम इनको 100 रुपए क्यों दें, हम 90 रुपए क्यों दें, हम 80 रुपए क्यों दें, हम 65 रुपए क्यों दें, जब हमारा काम 50 रुपए में ही हो रहा है। तो इस प्रकार के गैर कानूनी कार्य करने के लिए, गवर्नमेंट के टिकटों की चोरी को रोकने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। जो प्रारूप है उसमें उसका मकसद भी यही है कि उनसे वो डॉक्यूमेंट्स जब्त किए जाएंगे और उन्होंने कितने एफिडेविट या कितने एग्रीमेंट्स इस प्रकार से कम टिकट लगाकर सत्यापित किए हैं, उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी, उनको जब्त किया जाएगा। ये 5वें पैरा में लिखा हुआ है सर इसमें। उसके बाद 6ठा नंबर है, क्या नोटरी रजिस्टर में दस्तावेज का प्रकार, पक्षकारों के नाम, पते एवं दस्तावेज किस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है, इनका पर्याप्त उल्लेख किया जा रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है सर। नोटरी वकील बनना इतना आसान खेल नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। एक जिम्मेदारी का वर्क है कि आपके रजिस्टरों में पक्षकारों के नाम और पते और दस्तावेज किस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना है उसका भी उल्लेख होगा। जैसे अगर कोई नगर पालिका में शपथ पत्र पेश कर रहा है तो लिखना पड़ेगा आपको कि नगर पालिका के लिए, विद्युत मंडल के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या जिस भी विभाग में आप पेश करेंगे, न्यायिक या गैर न्यायिक संस्था में, उसका पूरा उल्लेख उसमें होगा रजिस्टर में, ताकि पता लग सके कि ये एफिडेविट कहाँ प्रस्तुत किया गया। अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्रों में भी काफी जरूरत पड़ती है नोटरी एफिडेविट्स की। समग्र आईडी में नाम बढ़ाने में, कम करने में भी जरूरत पड़ती है। वो सारी डिटेल आपको लिखना। 7वां पैरा सर इसमें, क्या नोटरी रजिस्टर में दस्तावेज पर चुकाई गई स्टाम्प शुल्क एवं नोटरी शुल्क की राशि का उल्लेख किया जा रहा है? यदि नहीं तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दिया जाए। नोटरी रजिस्टर में दस्तावेज पर चुकाई गई स्टाम्प शुल्क एवं नोटरी शुल्क की राशि का उल्लेख किया जा रहा है। मतलब आपको नोटरी रजिस्टर के अंदर दस्तावेज पे जो स्टाम्प शुल्क आपके द्वारा चुकाई जा रही है वो स्टाम्प शुल्क भी लिखना पड़ेगी और नोटरी शुल्क की राशि का भी उल्लेख करना पड़ेगा। मतलब टिकट जो भी राशि है वो और आपने जो नोटरी शुल्क ली, इन दोनों का भी रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। ये भी जांच में वो करेंगे, आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे कि हमें रिकॉर्ड दें, आपने नोटरी की है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, आप हमें बताएं। मतलब पब्लिक ऑफिसर बनना सर इतना आसान काम नहीं है। मतलब सिर्फ ठप्पे लगाना नोटरी वकील का काम यही नहीं है, एक जिम्मेदारी का काम है। उसको अपना रिकॉर्ड सालों संभाल कर रखना पड़ता है। गवर्नमेंट के द्वारा जब भी चेक किया जाए बताना पड़ता है। उन रजिस्टरों पर क्रमांक 1 से लेके आखिरी तक सीरियल क्रमांक डालना पड़ते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जब मन चाहे जब कोई सा भी बीच में से पन्ना फाड़ लिया और जांच में पेश कर दिया कि साहब ये रहे हमारे पास 10 पन्ने हैं बस खाली वैलिड वैलिड, और बाकी सब फाड़ के जला के नष्ट कर दिए। ऐसा भी नहीं है सर, क्रमांक डालेंगे और उसके बाद उन्हीं क्रमांकों के साथ आपको रजिस्टर संभाल के रखना पड़ेगा। ये सर एक बार और पढ़ देता हूं, क्या नोटरी रजिस्टर में दस्तावेज पर चुकाई गई स्टाम्प शुल्क एवं नोटरी शुल्क की राशि का उल्लेख किया जा रहा है? यदि नहीं तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दिया जाए। अब प्रारूप क्या है वो, क्रमांक, दस्तावेज का प्रकार व दिनांक, पक्षकारों का नाम व पता, दस्तावेज का मूल्य रुपये, स्टाम्प शुल्क रुपये, नोटरी शुल्क रुपये और अन्य अन्य उल्लेखनीय बिंदु। अगर इसके बाद भी उनको कोई उल्लेखनीय बिंदु पाए जाते हैं तो उसका उल्लेख वो इसमें कर सकते हैं। निरीक्षणकर्ता अधिकारी का हस्ताक्षर एवं दिनांक। तो इस प्रकार सर ये 8 पॉइंट हैं इसमें। नोटरी कार्यालयों के निरीक्षण हेतु निरीक्षण का टीप का प्रारूप तैयार किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और उसमें 8 बिंदु रखे गए हैं जिसमें सारी जांच की जाएगी और समय समय पर। ये 2014 का आदेश है सर, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर में इस प्रकार की जांच कभी भी वापस दोबारा चालू हो जाए या वर्तमान में चालू भी हो, लेकिन चूंकि इसके संबंध में मुझे कोई ला मिला नहीं अभी तक, मैंने काफी सर्च की और ना इस बारे में कुछ मिला है कि इसको कोई निरस्त कर दिया गया। एक प्रोसीजर तो है सर मौजूद ये, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि गवर्नमेंट की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी ना हो, शुल्क की चोरी ना हो, और जो गवर्नमेंट के द्वारा जिन दस्तावेजों पर नोटरी एडवोकेट्स को जितने टिकट लगाने के निर्देश दिए गए हैं उतने ही टिकट लगाकर नोटरी का कार्य किया जाए और जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटरी वकील साहब की फीस तय की गई है वो फीस ली जाए। धोखाधड़ी नहीं की जाए, बेईमानी नहीं की जाए, ईमानदारी से कार्य किया जाए, झूठे हलफनामे तैयार नहीं किए जाएं, झूठे एग्रीमेंट्स तैयार नहीं किए जाएं, फर्जी कार्रवाइयों से फर्जी लोगों के द्वारा जो भी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं उनको अटेस्ट नहीं किया जाए,
18 साल से कम कोई व्यक्ति है उसके दस्तावेज अटेस्ट नहीं किए जाएं, विवाह एवं विवाह विच्छेद से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन नहीं किया जाए, और इसके साथ ही समस्त वो कार्य जो नोटरी एडवोकेट को प्रतिबंधित किए गए हैं वो नहीं किए जाएं। कोई भी नोटरी वकील किसी भी नाबालिग का एफिडेविट नहीं बनाए। तो इस प्रकार से ये जो जरूरी रोक नोटरी एडवोकेट को लगाई गई हैं उनका पालन करें। धारा 8 नोटरी एक्ट 1952 में जो नियम बताए गए हैं उन्हीं के तहत नोटरी एडवोकेट कार्य करे। 5 साल में उसके लाइसेंस का नवीनीकरण होता है। 2021 में एक और बिल पारित हुआ था कि 15 साल के लिए नोटरी एडवोकेट को रखा जाए, बाकी उसके बाद फिर नए को मौका दिया जाए। पुराने वकीलों में इससे बड़ा हड़कंप मच गया था, उन्होंने इसका काफी विरोध किया, रैलियां निकाली और विधि मंत्री तक को ज्ञापन दिए, एसडीएम कलेक्टर के जरिए भिजवाए गए, और अभी तक वो ऐसा कोई बिल पारित नहीं हुआ है। लेकिन उसमें यही था कि नए युवा एडवोकेट्स को रोजगार का अवसर मिलेगा, पुराने नोटरी अधिवक्ताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। उनका ये कहना था कि सर हमें तो कोर्ट की वकालत की प्रैक्टिस का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, अगर हमारा नोटरी का लाइसेंस रद्द कर दिया हो जाएंगे, हमारे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी, क्योंकि हमें कोर्ट में जो डायस पर प्रैक्टिस की जाती है दीवानी फौजदारी केसों की उसका बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं है। हम सालों से दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य कर रहे हैं नोटरी वकील बनके, तो उस पर अभी आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन अब चूंकि काफी संख्या में ऑल इंडिया में नोटरी एडवोकेट्स को नियुक्त किया गया है, तो इसमें बड़ी सतर्कता और सावधानी की जरूरत है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब नियुक्त किया गया है तो बड़ी संख्या में हटाया भी जा सकता है अगर कोई गैर कानूनी कार्य पाया जाता है तो। और चूंकि बड़ी संख्या में नोटरी एडवोकेट्स हो चुके हैं, हर बार में जहां पहला 10 थे वहां संख्या बढ़ गई है, तो एक दूसरे के द्वारा किए गए कार्यों पे भी एक दूसरे वकील साहब की बड़ी नजर रहती है। अगर आपके द्वारा कोई गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो उस पे वो आपत्ति भी ले सकते हैं, और इस प्रकार से कई इसमें कानूनी मुद्दे भी बन सकते हैं। तो आप सभी लोग सचेत रहें, जागरूक रहें, सतर्क रहें। इसी मकसद से मेरे द्वारा नोटिस से रिलेटेड बनाए गए हैं। हालांकि मैं आने वाले समय में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता और तमाम कानूनों पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन चूंकि अभी मेरा टॉपिक नोटरी का चल रहा है, इसलिए मैं नोटरी सब्जेक्ट पे एक भी ऐसा विषय नहीं रखना चाहता हूं जिससे मेरे ऑल इंडिया के एडवोकेट साथियों को ये महसूस हो कि हमारे सामने कानूनी परेशानी उत्पन्न हुई तो इसका जवाब हम कहाँ तलाशें। आप मेरे चैनल पर लगभग 35 से ऊपर नोटरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसमें तमाम प्रॉब्लम्स का जवाब मेरे द्वारा दिया गया है, कानून के तहत दिया गया है। आप उनको देखें, आपकी समस्या का इंशाल्लाह उसमें समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर मेरे द्वारा नोटरी की आपको जो अपना टाइटल था कि क्या नोटरी वकील साहब के विरुद्ध कोर्ट में दावा मुकदमा पेश किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है जब तक कि धारा 13 का पालन नहीं किया जाए, जो नोटरी एक्ट 1952 की। 2 साइटेशन गुजरात हाई कोर्ट और कर्नाटक हाई कोर्ट के हवाले से मैंने आपको बता भी दिया, जिन्होंने करा था उनका निरस्त कर दिया गया। पहले गवर्नमेंट खुद जांच करेगी कि हमारे जिसको लाइसेंस दिया है, जिसको हमने नोटरी एडवोकेट बनाया है, क्या वो वास्तव में गलत है। अगर वो पाएगी तो आगे कार्रवाई होगी, वरना एक आम व्यक्ति, चाहे वो पुलिस थाना या एक आम व्यक्ति रिपोर्ट करे पुलिस थाने में, तो थाना प्रभारी के द्वारा भी एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और किसी भी पुलिस प्रशासन की ओर से नोटरी एडवोकेट के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रावधान धारा 13 नोटरी एक्ट 1952 में दिया गया है, और उसी के चलते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाई गई है कि जब तक धारा 13 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाएगा किसी भी नोटरी एडवोकेट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो मैंने सर मेरे इस चैनल पर आप नोटरी के लिए काफ़ी वीडियोस अपलोड किए हैं और आप उनसे सबसे लाभ प्राप्त करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी टॉपिक पर कुछ रह गया है तो आप मुझे बताएं, मैं उस पर आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूंगा। और चूंकि मैं आपको बता दूं कि एक सडनली मैं जो इसी वीडियो के टॉपिक पर कि नोटरी वकील के विरुद्ध अपराध का संज्ञान किस कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा, क्या नोटरी वकील
के विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा लगाया जा सकता है। फर्स्ट वीडियो बना रहा था, तो वीडियो बनाने के दौरान अचानक लाइट चली गई सर। आप मेरे उस वीडियो को देखेंगे तो आखिरी में वीडियो बनाते हुए अचानक से अंधेरा छा गया था पूरे स्क्रीन पर, और मैंने कहा भी था उसमें लास्ट में कि लाइट चली गई। तो मैंने उस वीडियो को वहीं स्टॉप किया और उससे आगे ये कंटिन्यूटी में ये दूसरा मैंने वीडियो बनाया है। उस वीडियो के ऊपर मैं पार्ट 1 लिखूंगा और इस वीडियो के ऊपर मैं पार्ट 2 लिखूंगा। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो को देखें, उसमें पूरी डिटेल और विस्तृत जानकारी मेरे द्वारा दी गई है, जिससे आप लाभ प्राप्त करें। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। पिछले वीडियो में सडनली अंधेरा होने की वजह से मैं आप लोगों से ये बात भी नहीं कह पाया था कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए इस वीडियो में दोनों वीडियो के बारे में आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।